हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास 11 का जो टॉपिक है भूगोल एक विषय के रूप में उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, इस टॉपिक के माध्यम से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भूगोल के बारे में जाना कि भूगोल क्या है, भूगोल का अन्य विषय से किस तरह संबंध है और भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी है। भूगोल की जब शाखाओं की बात आई तो हमने बच्चों पढ़ा, हमने सबसे पहली शाखा पढ़ी थी भौतिक भूगोल। कौन सी भूगोल? भौतिक भूगोल। उसके हमने जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान, जल विज्ञान, इस तरह टॉपिक के बारे में अध्ययन किया। फिर हमने पढ़ा मानव भूगोल, जिसमें मानव भूगोल की जो उप शाखाएं थी, जैसे जनसंख्या अधिवास भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, इसके बारे में अध्ययन किया। फिर हमने जीव भूगोल के बारे में पढ़ा, जिसमें जीव भूगोल और पारिस्थितिकी भूगोल, वनस्पति भूगोल और पर्यावरण भूगोल, इन सारे तत्वों या उपविभागों के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद हमने प्रादेशिक उपागम पर पढ़ा, जिसमें वर्ग, मध्यम, लघु स्तर पर हम किस तरह विकास कर सकते हैं, उसकी योजनाएं बना सकते हैं, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही कारगर भी है, क्योंकि यह हमारे टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ भूगोल का भाग है, तकनीकी से जुड़ा हुआ भाग है। और तकनीकी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिससे हम अछूत नहीं हैं। हम किसी न किसी रूप से जुड़े हुए, चाहे खाने से लेकर सोने तक हम विभिन्न प्रकार की तकनीकी का यूज दिन भर में कर लेते हैं। मतलब सुबह जब उठते हैं वहाँ से लेकर शाम तक, तो उन्हीं तकनीकी की कुछ पहलू हैं जो भूगोल से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। विधि, तंत्र और एवं तकनीक, सामान्य और संगणक आधारित मानचित्र। देखो, मानचित्र एक गणना के आधार पर बनाए गए होते हैं और एक कंप्यूटर के माध्यम से बने होते हैं। संगणक मानचित्र आपने देखा होगा, जो प्रक्षेप के माध्यम से बनते हैं। किसके बनते हैं? प्रक्षेप से, जिसमें उस क्षेत्र की लंबाई, चौड़ाई, अक्षांश, देशांतर, स्थितियां, ये सारे एकदम एक्यूरेट दर्शाई जाते हैं। जबकि कंप्यूटर के माध्यम से जो होता है उसमें अक्षांश, देशांतर और लंबाई चौड़ाई में काफी अंतर देखने को मिल जाता है, क्योंकि उसमें गणना के माध्यम उसको नहीं करते हैं। आपको पता ही है, मानचित्र आपने पढ़ा भी है। आपके 11th क्लास के अंदर जब प्रायोगिक भूगोल होगी, उसके अंदर आपको मानचित्र कौशल के बारे में सिखाया जाता है और किस तरह हम कंप्यूटर के माध्यम से मानचित्र बना सकते हैं और किस तरह से गणना के माध्यम से हम मानचित्र बना सकते हैं, उसके बारे में सिखाया जाएगा। परिणात्मक तकनीकी और सांख्यिकी तकनीकी। देखो, एक होती है परिणात्मक और एक होती है सांख्यिकी। परिणात्मक तकनीक कंप्यूटर के माध्यम से होती है और सांख्यिकी तकनीकी गणना के माध्यम से की जाती है। जैसे हमने 12th क्लास में हम पढ़ेंगे सांख्यिकी टॉपिक, सांख्यिकी एक शब्द है ये, तो इसके बारे में हम 12th क्लास में हम देखते हैं मीन, मोड और मीडियन। इस तरह हम पढ़ेंगे सांख्यिकी तत्व। और उसी प्रकार हम 11th के अंदर जब हम लेंगे तो इसमें अपन देखेंगे प्रक्षेप की भूमध्य रेखा की लंबाई, दो देशांतरों की लंबाई, चौड़ाई या दो देशांतरों के बीच की दूरी, ये सब किसमें लेंगे हम? सांख्यिकी के, जिसकी गणना के माध्यम से उसका मानचित्र बनाया जाता। अब पूछ लेते हैं बच्चों, सांख्यिकी क्या है? तो सांख्यिकी की यदि परिभाषा पूछते हैं तो कोई ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सीधी सी है। सांख्यिकी में प्रयोग होने वाले संख्या, सांख्यिकी आंकड़े होते हैं। क्या होता है? सांख्यिकी आंकड़े। सांख्यिकी में प्रयोग की जाने वाली संख्या होती है वो सांख्यिकी आंकड़े होती है। जैसे अपन यूज कर सकते हैं, एक्स को भी कर सकते हैं, वाई को कर सकते हैं, जेड को कर सकते हैं, एम को कर सकते हैं, 1 2 3 इस 4 5 इस तरह कोई भी गिनती को कर सकते हैं। ये सब क्या है? सांख्यिकी द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले क्या है? आंकड़े। तो आंकड़े क्या है? सांख्यिकी में प्रयोग होने वाली संख्या होती है। क्या होती है? संख्या होती है। ठीक है। क्षेत्र सर्वेक्षण विधियां,
क्षेत्र सर्वेक्षण विधियों में बच्चों उस क्षेत्र के सर्वेक्षण किया जाता है। ये 11th क्लास के अलावा 12th क्लास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, जिसमें हम उस किसी क्षेत्र में जाते हैं, उस क्षेत्र की स्थिति, उसके जलवायु, उसकी मिट्टी, परिवहन के साधन, उद्योग, रोजगार की प्रवृत्तियां और उनके विकास के लिए बनेगी भावी योजनाएं, उन सब के बारे में हम उस क्षेत्र के बारे में जाकर अध्ययन करते हैं और उन्हीं टॉपिक के माध्यम से उसकी समस्याओं का भी निदान किया जाता है। और समस्या को निदान हम कैसे कर सकते हैं वो सब इस क्षेत्र सर्वेक्षण के अंदर किया जाता है। और ये 12th क्लास के अंदर आपका क्षेत्र सर्वेक्षण एक 5 नंबर का एक टॉपिक होगा। कितना नंबर का? लगभग 5 नंबर का टॉपिक होगा, जिसमें 5 नंबर आपको उस क्षेत्र में जाकर सर्वेक्षण करने को मिलेंगे और उसकी एक रिपोर्ट फाइल बनानी होगी। और उस रिपोर्ट फाइल के अंदर अभी जो मैंने तत्व बताए हैं उन सब का विश्लेषण के साथ उसका ब्यौरा देना पड़ेगा। साथ में यदि इस प्रकार की कोई समस्या आ जाती है तो आप किस तरह सुलझा सकते हैं वो सब इसमें समझाया और बताया जाता है। अगला बिंदु भू सूचना विज्ञान तकनीकी। जैसे देखो, भूमि के ऊपर या भूतल पर जो अलग अलग प्रकार की सूचना प्रदान करने के लिए जो बनाई गई तकनीकें हैं वो भू सूचना विज्ञान तकनीकी है, जिसमें दूर संवेदक तकनीकी के माध्यम से हम दूर स्थित चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भौगोलिक सूचना तंत्र, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ग्लोबल सूचना तंत्र में हम किसी भी जगह की हम इंटरनेट के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आज आपको छोटे से गांव में रहते हो और आपको दिल्ली के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो किसके द्वारा कर सकते हैं? GIS, भौगोलिक सूचना तंत्र। ये तंत्र हमें दिल्ली की अक्षांश स्थिति, देशांत स्थिति, वहाँ के महत्वपूर्ण जो पर्यटक स्थल हैं, वहाँ की जनसंख्या कितनी है, वहाँ के रोजगार क्या है, वहाँ के क्षेत्र में लोग किस प्रकार रहते हैं, वो सारी की सारी जानकारी हम इस भौगोलिक सूचना तंत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। फिर है वैश्विक स्थिति तंत्र। वैश्विक स्थिति तंत्र में हम किसी क्षेत्र में उनकी पोजीशन के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपको यदि कहीं जाना होता है और उस समय आपको रास्ता मालूम नहीं होता है तो उस समय आप एक GPS नामक तंत्र का शुरू करते हो, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। GPS की स्थिति निदान करते हो, उसमें वर्तमान स्थिति और आज जहाँ आपको जानी है उस स्थिति को निदान करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको वो रास्ता मिल जाएगा, कैसे आपको जाना है, कितना किलोमीटर है और कौन से रास्ते से आप कौन से नेशनल हाईवे से या स्टेट हाईवे से या आम रास्ते से निकलना चाहोगे, वो सारी जानकारी हम किससे मिलेगी? वैश्विक स्थिति तंत्र से। तो इस तरह बच्चों भूगोल की जो शाखाएं थी उसके जो 4 भाग थे उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब अपन लेते हैं महत्वपूर्ण और अंतिम टॉपिक भूगोल एक विषय के रूप में का, वह है भौतिक भूगोल एवं उसका महत्व। भौतिक भूगोल का अध्ययन हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है और फ्यूचर में हमें भूगोल को अध्ययन करने में किस तरह सहायता करेगा, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल की इस शाखा में भूमंडल का सीधा अर्थ है भूमि। क्या अर्थ होता है? भूमि। भूमंडल का अर्थ भी होता है भूमि और भूमि पर होने वाली सारी क्रियाएं होती है वो भूमंडल पर आती है। जैसे भू आकृतियां, पर्वत, उच्चावच, ये सब कहाँ पर है? भूमंडल के उपस्थित है, जो भूमंडल के अंतर्गत आती है। फिर हम लेते हैं वायुमंडल। क्या लेते हैं? वायुमंडल। जो वायुमंडल के अंदर घटित घटनाएं हैं, जैसे वायुमंडल की बनावट, आपने देखा होगा वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया: सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। फिर उनकी संरचना के बारे में हमने देख लिया। फिर वायुमंडल के जो तत्व हैं उन सब के बारे में पढ़ा। एवं मौसम एवं जलवायु। मौसम एवं जलवायु के अंदर हमने पहले मौसम की परिभाषा पढ़ी। क्या पढ़ी थी हमने? कि किसी क्षेत्र में छोटी अवधि या थोड़े समय के लिए वायुमंडलीय दशाओं में जो परिवर्तन होता है वो होता है मौसम। फिर हमने लिया था जलवायु। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक
वायुमंडलीय दशा में जब परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, जलवायु। जलवायु और मौसम के जो महत्वपूर्ण तो भाग हैं वो हैं तापक्रम, वायुदाब, वायु, वर्षा, जलवायु के प्रकार। ये सब हम मौसम और जलवायु के अंदर अध्ययन करते हैं। तापक्रम के बारे में बताया, इसका मात्रक क्या है। इसका मात्रक आपने देखा होगा सेंटीग्रेड है इसकी इकाई, और इसको मापने वाला जो यंत्र है वो तापमापी है। वायुदाब के बारे में आपने देखा होगा, यूनिट मैंने आपको बताई मिलीबार, और मापने वाला बैरोमीटर। वर्षा सेंटीमीटर में मापी जाती है इकाई, और मापने वाला यंत्र वर्षा मापी। और जलवायु के प्रकार भी हमने पढ़े, सर्दी, गर्मी, वर्षा, ये किसके भाग हैं, जलवायु के प्रकार के भाग है, जो हम जलवायु और मौसम तत्वों के माध्यम से अध्ययन करते हैं। फिर हमारा आता है जलमंडल। क्या आता है, जलमंडल। अब जलमंडल के अंदर हम समुद्र है, सागर है, झीलें हैं, इन सब के अलावा जल परिमंडल के जो संबंध के जो तत्व हैं उन सब का अध्ययन होता है। सागर, झीलें, समुद्र में कौन से जीव हैं, कौन सी वनस्पति हैं, कौन से खनिज मिल सकते हैं, ये सब इसके अंदर अध्ययन होता है। फिर है जैवमंडल। जैवमंडल के अंदर देखते हैं तो जीव के स्वरूप, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मानव, कुत्ता, बिल्ली, ये जीवों के क्या अलग अलग स्वरूप है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वर्ग जीव, बड़े जीव हैं, मानव जैसे जीव है, उनके पोषक क्रम जैसे खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिकी संतुलन, इन सब के बारे में अध्ययन है। अब खाद्य श्रृंखला क्या होती है, फूड चेन कहते हैं इंग्लिश में, इसको क्या कहते हैं बच्चा, फूड चेन। तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है उसके बारे में हम देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के बारे में अपन जब देखेंगे, इसमें सबसे पहली बात यह है बच्चों कि इसके अंदर जीवों द्वारा पोषण आहार का एक क्रम होता है। जैसे घास को कौन खाता है, हिरण। कौन खा जाता है, हिरण। हिरण को कौन खा जाता है, भेड़िया। भेड़िया को कौन खा जाता है, शेर। कौन खा जाता है, शेर। शेर का क्या हो जाता है, अपघटन, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। तो देखो ये प्राथमिक उपभोक्ता है, कौन सा है, प्राथमिक, और ये द्वितीयक उपभोक्ता है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और द्वितीय उपभोक्ता वे होते हैं जो दूसरों पर क्या होता है, निर्भर रहते हैं। देखो हिरण घास पर निर्भर है, और भेड़िया हिरण पर निर्भर है, शेर भेड़िया हिरण पर निर्भर है, तो ये सब होते हैं, और अंत में जाकर इसका क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। पारिस्थितिकी संतुलन, आपको पता है जब हमारे पर्यावरण के अंदर जीवों की संख्या बराबर रहेगी, पर्यावरण को कोई प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, तो पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा। फिर अपन लेते हैं मिट्टी, मृदा निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती है। देखो मिट्टी का जो है प्रक्रिया वो मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण भाग है, जो जनक सेलों के टूटकर अपघटन, अपर्दन और विविध प्रकार के प्रोसेस से निकलने के बाद और जैविक तत्वों के मिलने के बाद इस मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें लिखा हुआ है मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया। आपको पता ही है मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया में भौतिक और मानवीय या जैविक या प्राकृतिक के साथ साथ जो मानवीय गतिविधियां हैं वो अति महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। वे मूल चट्टान, जनक से जलवायु और जैविक प्रक्रिया एवं कालावधि पर निर्भर करती है। देखो मिट्टी निर्माण की जो प्रक्रिया है वो मुख्य रूप किन तत्वों पर निर्भर होती है, मूल सेल पर, जलवायु पर, जैविक प्रक्रिया पर और समय अवधि पर। मतलब समय अवधि हमेशा मिट्टी को परिपक्व बनाएगी, उपजाऊ बनाएगी। आपने ये देखा होगा बच्चों, गाँवों के अंदर जब खेत नहीं बोते हैं उसको बीड़ा छोड़ देते हैं, हमारे में क्या कहते हैं, बीड़ा छोड़ देते हैं, तो वो 5-4 साल बीड़ा रहने के बाद जब उसको खेत को बोते हैं तो पैदावार अच्छी होती है। उसका मतलब क्या, मिट्टी की कालावधि के कारण क्या हो गई, परिपक्व हो गई, मतलब उसकी गुणवत्ता बढ़ गई। ठीक है, कालावधि मिट्टी की परिपक्वता को प्रदान करती है, और कालावधि है, समय है, वो मिट्टी को क्या कर देती है, परिपक्व कर देती है, उपजाऊ बना देती है, जिससे उत्पादन क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तथा मृदा पार्श्विक का विकास में भी सहायक है।
और मिट्टी के अंदर पार्श्विका का निर्माण होगा। पार्श्विका का होता है परतें, मिट्टी की परतें। अब मृदा पार्श्विका क्या होती है उसकी परिभाषा लिखता हूँ, ठीक है बच्चों। मृदा पार्श्विका, तो मृदा के अंदर पाई जाने वाली परतें क्या कहलाती हैं? मृदा पार्श्विका। मिट्टी के अंदर पाई जाने वाली अलग अलग प्रकार की परतें मृदा पार्श्विका कहलाती हैं। भू आकृति आधार प्रस्तुत करती है। भू आकृति क्या करती है? आधार, मतलब पहाड़, मैदान, नदी, घाटें, यह जीवन का क्या है? आधार है। यह आधार प्रदान करती हैं जिस पर मानव सभी प्रकार क्या करता है? क्रियाएं करता। और ये भू आकृति नहीं हो तो मनुष्य किसी प्रकार की क्रियाएं नहीं कर सकता, चाहे वो प्राइमरी क्रिया हो, चाहे सेकेंडरी क्रिया हो, चाहे थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, या आम जीवन की जो क्रियाएं हैं वो भी हमारे इसी भू आकृति तत्वों पर निर्भर होती है। आपने देखा होगा बच्चों, लोगों का जो खान पान होता है, वेशभूषा होती है, रहन सहन होता है, वो भी भू आकृति पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा भारत अलग अलग संस्कृतियों के निर्माण करता है, अलग अलग संस्कृतियों, वेशभूषा, खान पान का निर्माण करता है। तो उसका कारण क्या है? यही जलवायु के ऊपर भू आकृतियां हैं। क्या है? भू आकृति। तो ये भू आकृति के कारण ही अलग अलग प्रकार की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा और अलग अलग प्रकार के तत्वों का निर्माण होता है। अब हम नेक्स्ट बिंदु को लेते हैं। हम जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र और भोजन को प्रभावित करती है। जलवायु होते हैं हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र और भोजन, इन सबको क्या करती है? प्रभावित करती है। उदाहरण के रूप में हम राजस्थान और जम्मू कश्मीर का लेते हैं। राजस्थान के अंदर जो घर की छतें होती हैं वो चौकोर होती है। कैसी होती है? चौकोर। जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में जाए तो जो घरों की छत होती है वो शंकुआकार या त्रिभुजाकार होती है, इस तरह होती है, इस तरह, जिसके कारण बर्फ फिसल कर आ जाए, नीचे आ जाए। फिर वस्त्र, राजस्थान के अंदर ऊनी वस्त्र कम पहने जाते हैं और सूती वस्त्र अधिक पहने जाते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में ऊनी वस्त्र ज़्यादा पहने जाते हैं और सूती वस्त्र कम। फिर भोजन, उनका खान पान और हमारे खान पान में भी अंतर है। फिर हम लेते हैं अगला बिंदु, जलवायु को वनस्पति, सस्य प्रतिरोध, पशुपालन और उद्योग आदि पर गंभीर प्रभाव है। जलवायु का जो हमारे वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जिस प्रकार की जलवायु होगी उस क्षेत्र में उसी प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। जैसे भूमध्य सागर क्षेत्र पर या भूमध्य रेखा के पास अधिक वर्षा होती है तो वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, और मरुस्थल क्षेत्र में कम वर्षा होती है तो कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। फिर वहाँ में सस्य प्रतिरूप। सस्य प्रतिरूप में ऋतु के आधार पर फसल को बदल बदल कर बोना, जैसे रबी की फसल सर्दी में, खरीफ की फसल बारिश के अंदर और गर्मी के अंदर जायद की फसल। तो ये क्या कहलाता है? सस्य प्रारूप। और पशुपालन अपन देखते हैं तो हमारे राजस्थान के पशुपालन चीज़ें अलग हैं, और जम्मू कश्मीर में अलग है, अरुणाचल प्रदेश में अलग है और तमिलनाडु में अलग है। और उद्योग भी उन क्षेत्र के अंदर पाई जाने वाली वनस्पति, पशु, खनिज, इन सब पर निर्भर होता है। मानव ने ऐसे तकनीकी विकसित की है जो सीमित क्षेत्र में जलवायु को अपरिवर्तित कर देती है। जैसे हम एसी है, कमरे में लगी हुई है, तो क्या होगा? गर्मी के मौसम में अपन को उस कमरे के अंदर ठंडक का एहसास होगा। तो हमने अपनी ऐसी तकनीकी परिवर्तन कर दी है जो सीमित क्षेत्र के अंदर हम जलवायु क्या कर सकते हैं? परिवर्तन, जैसे वातानुकूलन, वायु शीतक। अगला बिंदु, तापमान और वर्षा वनों के घनत्व घास प्रदेशों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करती है। तापमान और वर्षा वनों के घनत्व, जहाँ पर तापमान और वर्षा दोनों अधिक हैं वहाँ वन भी क्या पाए जाएंगे? अधिक पाए जाएंगे। जहाँ पर तापमान अधिक है और वर्षा कम है वहाँ पर वनों का घनत्व कम पाया जाता है। जैसे भूमध्य रेखा क्षेत्रों पर तापमान भी अधिक है और वर्षा भी क्या होती है? दोपहर के वक्त बहुत तेज होती है, मूसलाधार बारिश में, तो वह वन भी क्या है? अधिक है। ठीक है। घास के प्रदेश, वहाँ पर घास के प्रदेश भी क्या होंगे? उच्च होंगे। भारत में मानसूनी वर्षा आवर्त प्रणाली को गति प्रदान है, और भारत के अंदर जो मानसूनी वर्षा है, जो कृषि की जो प्रणाली है उसको क्या देती है? गति देती है। क्यों? हमारे भारत के अंदर लगभग 70% से ज़्यादा जो कृषि क्रिया होती है वो मानसूनी वर्षा से होती है। किससे होती है?
मानसूनी, वर्षा ज्योति। रबी या सिंचाई के माध्यम से भारत में बहुत कम ही फसल का उत्पादन होता है। वर्षा भूमिगत जल धारा स्तर को पुनरावेशित कर कृषि एवं घरेलू कार्यों के लिए जल की उपलब्धता संभव बनाती है। देखो, वर्षा होगी, अधिक होती है या कम होती है, उसका सीधा प्रभाव भूजल स्तर पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? भूजल स्तर पर। यदि वर्षा अधिक होगी तो भूजल स्तर क्या होगा? ऊंचा होगा, जिससे हम रबी की फसल व जायद की फसल को उगाने क्या होगा? आसानी से होगा। और साथ में जो वर्षा का जल जो भूजल में सीमित हुआ है या अपन के तालाब में इकट्ठा हुआ है या झीलों में इकट्ठा हुआ, उस जल का अपन कृषि क्रिया के साथ साथ हम घरेलू क्रिया या पीने के लिए भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए वर्षा जल स्तर वृद्धि में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। समुद्र मछली और अन्य समुद्री भोजन के अतिरिक्त खनिजों की दृष्टि से संपन्न है। और समुद्र है वो समुद्री जीव जैसे मछली है, इसके अलावा खनिज दृष्टि के क्षेत्र में देखा जाए तो समुद्र बहुत ही उपयोगी माना जाता है, क्योंकि लोगों के लिए भोजन मिल जाता है और खनिज भी मिल जाता है। भारत में समुद्र तल से मैग्नीज भंडार एकत्रित करने की तकनीकी विकसित है। भारत अब समुद्र जैसे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इनसे क्या निकाल रहा है? मैग्नीज। इस प्रकार की तकनीकी भी उन्होंने क्या कर ली है? विकसित कर ली है, जिसमें बड़ी मात्रा में हम मैग्नीज उत्पादन समुद्र से कर रहे हैं। तो इस तरह तकनीकी से हम मैग्नीज का भंडार भी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अगला जो बिंदु देखते हैं, मृदा एक नवीकरणीय या पुनः स्थापत्य संसाधन है। मृदा एक ऐसा संसाधन है नवीकरणीय, जिसका एक बार उपयोग करने पर पुनः उपयोग किया जा सके। नवीकरण क्या है? नवीकरण ये क्या है यदि पूछा जाए तो ऐसे संसाधन जिनको एक बार प्रयोग करने पर पुनः उपयोग में लिया जा सकता है। ऐसे संसाधन जिनको एक बार प्रयोग करने पर पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। तो मृदा एक कैसा है? नवीकरण संसाधन है, उसके ऊपर हम बार बार कृषि क्रिया करके उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। पुनः संसाधन है। अब संसाधन किससे कहते हैं? ऐसे पदार्थ या तत्व जो मनुष्य की आवश्यकता की क्या करे? पूर्ति करे। ऐसे पदार्थ या तत्व जो मनुष्य की आवश्यकता की क्या करे? पूर्ति करे, वो क्या कहलाते हैं? संसाधन। जो अनेक आर्थिक क्रियाओं, देखो ये भूमि संसाधन है, वो अनेक आर्थिक क्रियाओं का जन्मदाता है, क्योंकि कृषि हो सकती है, वनस्पति हो सकती है, इससे संबंध में बहुत सारे क्या लगते हैं? उद्योग लगते हैं, जिससे लाखों लोगों को क्या मिलता है? रोजगार। कृषि को प्रभावित भी करती है। अब आर्थिक क्रिया क्या है यदि पूछी जाए तो मैं आर्थिक क्रिया की परिभाषा बता देता हूं बच्चों। सीधी सी परिभाषा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। ऐसी क्रिया जिसे करने से आय की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। ऐसी क्रिया जिसे करने से क्या प्राप्त हो? आय की प्राप्ति हो, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। और इसके अलावा कृषि को भी क्या करते हैं? प्रभावित। कृषि की परिभाषा मैं काफी बार रिपीट कर चुका हूं, मैं फिर से रिपीट करता हूं। कृषि एक लैटिन भाषा का शब्द है जो एग्रीकल्चर से बना है। एग्री का अर्थ होता है मिट्टी और कृषि का अर्थ होता है कल्चर का अर्थ होता है जुताई करना, अर्थात मिट्टी पर जुताई करने के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन जैसी क्रियाएं भी इसके अंतर्गत आती हैं। और आधुनिक कृषि विज्ञान के जो जनक है वो है कौन? बोरलॉग। कौन है? बोरलॉग, जो आधुनिक कृषि के क्या है? जनक, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है बच्चों। मृदा की उर्वरता प्रकृति निर्धारित एवं संस्कृति से प्रेरित होती है। देखो, मृदा की जो उर्वरता है वो भी किस पर निर्भर होती है? प्रकृति पर। किस पर होती है? प्रकृति पर। क्योंकि जो वनस्पति जिस क्षेत्र में अधिक होती है, उन क्षेत्र की जो मिट्टी की जो उर्वरता है वो भी अधिक होती है। क्यों? क्योंकि वनस्पति जो होती हैं उनकी जो टहनियां हैं, पत्तियां हैं,
और विभिन्न प्रकार के और जो तत्व हैं वो जब मिट्टी के अंदर सड़ गल जाते हैं तो मिट्टी की उर्वरता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अगला देखो, मृदा पौधों, पशु, सूक्ष्म जीवाणु के धारक जीवन मंडल का आधार प्रदान करते। देखो मृदा होती है और पौधे होते हैं, वो छोटे पशुओं के लिए और सूक्ष्म जीवाणु के लिए रहने का निवास स्थान भी होता है, क्योंकि पेड़ पौधे के नीचे छोटे छोटे पशु होते हैं जो धूप के अंदर, छाए के अंदर बैठ जाते हैं, और इसके अलावा उनके जड़ों में बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु का क्या होता है, निवास स्थान भी होता है। और पक्षी भी देखते हैं वो पेड़ों के ऊपर घोंसला बनाते हैं, जिससे उनको रहने के लिए क्या मिल जाता है, एक स्थान प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह बच्चों हमने देखा भूगोल का महत्व क्या है, या भौतिक भूगोल का महत्व क्या है। भौतिक भूगोल हमारे जीवन का किस प्रकार का अंग है और हम किस तरह इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमने देखा भौतिक भूगोल के अंदर हमारा चाहे वायुमंडल हो, चाहे जलमंडल हो, चाहे भूमि हो, चाहे कोई भी हो, हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इससे हम अलग रह ही नहीं सकते और ना अलग हो सकते हैं। इसलिए भौतिक भूगोल हमारे जीवन का भाग है और साथ में भूगोल का एक महत्वपूर्ण भाग है। क्योंकि भूगोल को यदि आपको अच्छी तरह से समझना है तो पहले भौतिक भूगोल के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है, और उसके बाद मानव भूगोल के बारे में, और फिर अनेक शाखाएं हैं उनके बारे में अध्ययन होना चाहिए। इसलिए बच्चों आपके 11वीं क्लास के जो टॉपिक है उसमें भौतिक भूगोल का दिया गया है विवेचना, और 12वीं क्लास के अंदर मानव भूगोल की विवेचना। जो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल जब हम इनका अध्ययन कर लेंगे तो भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग का हम महत्व और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह बच्चों हमारा जो 11वीं क्लास का जो टॉपिक था भूगोल एक विषय के रूप में, उसके जो 8 पार्ट है वो पूरे हुए, और आपके प्रत्येक वीडियो के अंदर हमने महत्वपूर्ण जो टॉपिक वाइज जो नोट्स थे वो पीडीएफ के माध्यम से आपके अंदर इस वीडियो के अंदर डाले हुए हैं। आप उन पीडीएफ को पढ़िए, और फिर उसके अलावा इसमें अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, जो आप उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से अपने आप का मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमें इस टॉपिक के माध्यम से कितने क्वेश्चन है आसानी से हम कर सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट के माध्यम से लिखिए, उसको हम शेयर करेंगे वापस आगे से, और उनको आप सॉल्यूशन करके बताएंगे। थैंक यू।